हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। आज डेट है अप्रैल 17, 2026। मैं हूं जिया, आपकी करंट अफेयर्स एक्सपर्ट स्कोर क्लेवर से। हाय एवरीवन, और मैं हूं विराट, आपका दूसरा एक्सपर्ट स्कोर क्लेवर से। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम जो करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिए गए हैं। ये पीडीएफ एकदम कंसाइज है, मतलब सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें फालतू का कचरा नहीं। बिल्कुल, और आपको पता है रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से करीब 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। जो क्वेश्चंस बाकी टॉप सोर्सेज मिस कर देते हैं वो भी स्कोर क्लेवर में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट SBI PO 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड के कंपैरिजन में 4 से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर किए थे। सही कहा, हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना शॉर्ट और क्रिस्प बनाते हैं कि ये बाकी सोर्सेज से 5 टाइम्स छोटा होता है, फिर भी अफेयर्स क्लाउड जैसे टॉप सोर्सेज से बेटर परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, ये पीडीएफ आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहली न्यूज आ रही है तेलंगाना से। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने तेलंगाना में 2 नए एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट को अप्रूवल दे दिया है। अरे वाह, ये एयरपोर्ट्स कहाँ बन रहे हैं? ये बनेंगे वारंगल के मामनूर में और आदिलाबाद में। न्यू दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसके बाद यूनियन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने बताया कि वारंगल वाले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 850 करोड़ रुपीस है और इसका फाउंडेशन स्टोन यानी शिलान्यास जून 2026 में रखा जाएगा। शानदार न्यूज है। अब चलते हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ। सेबी ने 3 नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। इनके नाम काफी इंटरेस्टिंग है। पहला है सुपकॉम्स 2.1, दूसरा है ई-एडजुडिकेशन पोर्टल और तीसरा है सीसैक। थोड़ा डिटेल में बताओ यार, ये प्लेटफॉर्म्स करते क्या हैं? बिल्कुल, देखो, सुपकॉम्स 2.1 का फुल फॉर्म है सिंगल यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशंस। ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल इंटरफेस है। पहले सेबी एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ ईमेल्स के थ्रू बात करता था। अब ये प्लेटफॉर्म उस ईमेल सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। सब कुछ एक ही जगह पर होगा। मतलब कम्युनिकेशन फास्ट और ट्रैकेबल हो जाएगा। और ये ई-एडजुडिकेशन पोर्टल क्या है? ये पोर्टल क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए बनाया गया है। क्वाजी जुडिशियल मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जो प्रॉपर कोर्ट तो नहीं होती, पर उनके पास कोर्ट जैसे फैसले लेने की पावर होती है। तो अब ये सारी प्रोसीडिंग्स पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट होंगी, जिससे स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगी। समझ गई। और वो तीसरा वाला सीसैक? सीसैक का फुल फॉर्म है साइबर सेक ऑडिट कंप्लायंस। ये सबसे कूल है क्योंकि ये एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये एआई का यूज करके साइबर ऑडिट रिपोर्ट्स को ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा, कंप्लायंस गैप्स को आइडेंटिफाई करेगा और रिस्क इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा। वाह, एआई का यूज बैंकिंग रेगुलेशन में बहुत सही कदम है। चलो अब कुछ अग्रीमेंट्स की बात करते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम हडको बोलते हैं, और NBCC इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने दिल्ली में अर्बन रीडेवलपमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन के लिए 2 MOUs साइन किए हैं। एक सेकंड, ये दोनों कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और ये अग्रीमेंट्स 2 साल के लिए वैलिड रहेंगे। यहाँ एक टर्म आया है एसेट मोनेटाइजेशन। हमारे लिसनर्स को आसान भाषा में समझा देते हैं। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स को प्राइवेट कंपनीज को ऑपरेट, मेंटेन या डेवलप करने के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए दे देती है। बदले में गवर्नमेंट को फी या रेवेन्यू का शेयर मिलता है। इससे अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स से पैसा निकलता है जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम आता है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। एक और MOU साइन हुआ है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी FIU-IND ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA के साथ एक MOU साइन किया है। ये PFRDA के साथ क्यों साइन किया है? इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए। इसका मेन एम है रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए जॉइंट आउटरीच और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना, ताकि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म कैपेबिलिटीज को अपग्रेड कर सकें। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद होने से रोकना, और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म मतलब आतंकवादियों को मिलने वाली फंडिंग को रोकना। बहुत जरूरी इनिशिएटिव है। बिल्कुल। और पता है, FIU-IND ने सिर्फ PFRDA के साथ ही नहीं, बल्कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के साथ भी एक कॉम्प्रिहेंसिव MOU साइन किया है। अच्छा,
इसका भी पर्पस सेम ही होगा। हाँ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। ये दोनों अपनी रिस्पेक्टिव डेटाबेसेस से इंटेलिजेंस शेयर करेंगे ताकि रेगुलेटरी ओवरसाइट स्ट्रांग हो सके। इसके अलावा ये एमओयू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के तहत रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए रिपोर्टिंग के स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स भी एस्टैब्लिश करेगा। बहुत सही। यार, इतने सारे करंट अफेयर्स याद रखना एस्पिरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना। हाँ, मैनुअल रिवीजन करना सच में बहुत हेडेक वाला काम है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको हाईली रेकमेंड करेंगे कि आप गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। बिल्कुल, इस ऐप में एक बहुत ही यूनिक और न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है। आप जो भी करंट अफेयर्स या जीके ऐप में पढ़ेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐप खुद प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी टाइम पर वो आपसे रिवीजन करवा लेता है। एग्जैक्टली तो आपको मैनुअल रिविजन्स की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्जाम से पहले पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐप सब खुद हैंडल कर लेगा। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लगा। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। इसे लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वापस न्यूज़ पर आते हैं। रिपोर्ट्स की कैटेगरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026। इसे ट्रैक्सन ने रिलीज किया है। टेक स्टार्टअप्स की फंडिंग का क्या हाल है FY26 में? थोड़ा डाउन है यार। इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने FY26 में $11.7 बिलियन रेज किए हैं। अगर हम FY25 से कंपेयर करें, जहां $14.3 बिलियन रेज हुए थे, तो ये 18% का डिक्लाइन है। 18% डिक्लाइन? फिर भी इंडिया ग्लोबली कौन सा नंबर पर है फंडिंग में? इंडिया 4th हाईएस्ट फंडेड कंट्री है ग्लोबली। फर्स्ट पर है यूएसए $426 बिलियन के साथ, सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम $17.8 बिलियन के साथ और थर्ड पर चाइना $15 बिलियन के साथ। फोर्थ पोजीशन बुरी नहीं है। कुछ बड़ी फंडिंग राउंड्स भी हुई हैं क्या? हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि $100 मिलियन से ऊपर की 13 फंडिंग राउंड्स हुई हैं। इसमें NXT का $710 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। वाओ, NXT को $710 मिलियन। और IPOs का क्या सीन है? IPOs मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से शेयर मार्केट के थ्रू पैसा उठाती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 47 IPOs हुए हैं, जो कि FY25 के मुकाबले 52% का इंक्रीज है, लेकिन एक्विजिशंस 15% ड्रॉप होकर 129 रह गए हैं। और टेक इन्वेस्टमेंट्स का प्राइमरी हब अभी भी बेंगलुरु ही है क्या? बिल्कुल सही पकड़ा। बेंगलुरु अभी भी प्राइमरी हब है और टोटल फंडिंग वॉल्यूम का 33% हिस्सा बेंगलुरु को ही मिला है। बेंगलुरु का जलवा कायम है। चलो अब इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं। इस्माइल उमर गोयले एक बार फिर से जिबूटी के प्रेसिडेंट री-इलेक्ट हो गए हैं। लगातार कौन सी बार बने हैं ये प्रेसिडेंट? ये उनका 6th कंसेक्यूटिव टर्म है, मतलब लगातार 6ठी बार। और लिसनर्स के जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि जिबूटी एक देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। बहुत बढ़िया। एक और इंटरनेशनल न्यूज़ है जो इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया ने 2028 में होने वाले 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज को होस्ट करने से अपना नाम वापस ले लिया है। अरे, ये COP33 जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर होता है, उसकी बात कर रही हो? हाँ, इंडिया ने फॉर्मली एशिया पैसिफिक ग्रुप और UNFCCC को अपना डिसीजन बता दिया है कि हम 2028 क्लाइमेट समिट होस्ट नहीं करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2023 में दुबई में हुए COP28 के दौरान प्रपोज किया था कि इंडिया होस्ट करेगा। सही कहा, लेकिन अब ये प्रपोजल रिवर्स कर दिया गया है। इंडिया के विड्रॉल के बाद अब एशिया पैसिफिक रीजन से सिर्फ साउथ कोरिया ही अकेला कंटेंडर बचा है 2028 क्लाइमेट समिट होस्ट करने के लिए। चलो कोई नहीं, अब आते हैं साइंस की न्यूज़ पर। और इसरो का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? इसरो ने सक्सेसफुली सेकंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कंडक्ट किया है। इसको शॉर्ट में IADT-02 बोलते हैं ना? ये कहाँ कंडक्ट हुआ? हाँ, ये टेस्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर में हुआ है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। इस टेस्ट का मेन पर्पस क्या था? इसका पर्पस था पैराशूट बेस्ड डिसेलरेशन और रिकवरी सिस्टम को वैलिडेट करना। आसान भाषा में कहूं तो जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से वापस धरती पर लौटेंगे या कोई इमरजेंसी अबॉर्ट सिचुएशन होगी, तो उनकी सेफ लैंडिंग के लिए जो पैराशूट सिस्टम है उसे टेस्ट किया गया। अच्छा, तो टेस्ट किया कैसे? इन्होंने एक सिम्युलेटेड क्रू मॉड्यूल लिया जिसका वेट 5.7 टन्स था। ये बिल्कुल वैसा ही मॉड्यूल था जैसा गगनयान G1 मिशन में यूज होगा।
फिर इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर ने इस मॉड्यूल को 3 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पर ले जाकर सी ड्रॉप जोन के ऊपर से गिरा दिया। 3 किलोमीटर ऊपर से? फिर क्या हुआ? फिर मॉड्यूल की स्पीड को कम करने और सेफ टचडाउन के लिए एक सीक्वेंस में 10 पैराशूट खोले गए और ये पैराशूट्स 4 डिफरेंट टाइप्स के थे। टेस्ट एकदम सक्सेसफुल रहा। प्राउड मोमेंट फॉर इसरो अगेन। अब स्टेट न्यूज पर चलते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट ने नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के साथ एक MOU साइन किया है। ये NCCR कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की एक एजेंसी है। ये दोनों मिलकर एक स्पेशलाइज्ड मरीन स्पेशल प्लान इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मरीन स्पेशल प्लान, इसका क्या फायदा होगा? इसका मेन एम है स्टेट की कोस्टल इकोनॉमी और मरीन एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना। मतलब समुद्र से इकोनॉमी भी बढ़े लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना हो। और सबसे खास बात यह है कि उड़ीसा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने नेशनल सस्टेनेबल ओशन प्लानिंग इनिशिएटिव का 2nd फेज इनिशिएट किया है। दैट्स ग्रेट। और आखिर में स्पोर्ट्स लवर्स के लिए एक जबरदस्त न्यूज़। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2026 में इंडिया ने ओवरऑल स्टैंडिंग्स में 2nd पोजीशन हासिल की है। वाह, ये चैंपियनशिप्स कहाँ हुए थे? ये उलान बटार मंगोलिया में हुए थे। इंडिया ने टोटल 16 मेडल्स जीते हैं जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। 16 मेडल्स? तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा? फर्स्ट पोजीशन पर कजाकिस्तान रहा। उन्होंने टोटल 15 मेडल्स जीते लेकिन उनके गोल्ड मेडल्स 6 थे, इसलिए वो टॉप पर रहे। और उज़्बेकिस्तान 3rd पोजीशन पर रहा। अच्छा, इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट्स कौन-कौन हैं? उनके नाम जरूर बताने चाहिए हमें। बिल्कुल। विमेन कैटेगरीज में मीनाक्षी हुड्डा ने 48 केजी में गोल्ड जीता, प्रीति पवार ने 54 केजी में, प्रिया गंगास ने 60 केजी में और अरुंधति चौधरी ने 70 केजी में गोल्ड जीता। मतलब विमेन बॉक्सर्स ने तो कमाल कर दिया, 4 गोल्ड। और मेंस कैटेगरी में? मेंस कैटेगरी में विश्वनाथ सुरेश ने 50 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा इंडियन बॉक्सर्स का। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। अगर आप अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारे करंट अफेयर्स लीक चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हाँ दोस्तों, ये बेसिकली करंट अफेयर्स का IPL है। यहाँ डेली रात 8 बजे उसी दिन के करंट अफेयर्स का क्विज होता है। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं। जो भी विनर्स होते हैं उन्हें बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो पढ़ाई की पढ़ाई और गेम का गेम। करंट अफेयर्स लीग चैनल का ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी क्लिक करें और ज्वाइन करें। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड बाय। बाय एवरीवन, टेक केयर।